चलो वेलकम बैक टू द क्लास। कल एक चैप्टर खत्म हो गया है, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। आज सेकंड चैप्टर चलेगा, है ना। सेकंड चैप्टर क्या है? नए साझेदार का प्रवेश। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब ये बात समझो, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर क्या चीज़ है। मानो किसी फर्म को ए और बी दो लोग मिलके चला रहे हैं और इन्होंने ये जो फर्म स्टार्ट की थी, फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2010 में स्टार्ट की थी। 2 साल 3 साल 4 साल चलाने के बाद में ये फर्म को चलाते गए, प्रॉफिट होता गया, फर्म आगे बढ़ती गई। अब इनकी जानकारी में कोई एक व्यक्ति था या इनसे अलग कोई एक व्यक्ति था, वो कहने लगा भाई मेरे को अपनी फर्म में पार्टनर बना लो। तो जब भी कोई नया आदमी या कोई थर्ड पर्सन कोई भी चलती हुई फर्म में एडमिशन लेगा, मतलब फर्म में साझेदार बनने की कोशिश करेगा या प्रस्ताव पारित करेगा या प्रस्ताव देगा, या पुराने साझेदार नए साझेदार को प्रस्ताव देंगे भाई तुम हमारी फर्म में साझेदार बन जाओ, तो वही क्या रहेगा? नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। कोई भी तीसरा व्यक्ति सी जब इस फर्म में आएगा तो इसी को बोलेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर या न्यू पार्टनर। बात समझ पाने वाली आप? जब नया साझेदार आता है तो वो अपने साथ में कुछ वैल्यू लेके आता है, जैसे एक तो कैपिटल लाएगा, एक गुडविल लेके आएगा। ये 2 वैल्यू लेके आएगा वो। जब भी नया साझेदार आता है तो पुराने साझेदारों को अपने यहाँ पर पुरानी फर्म में कुछ काम करने पड़ते हैं। जब भी नया साझेदार आएगा तो पुरानी फर्म का रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है उसको, मतलब फर्म को दोबारा से बनाना पड़ता है। सारी संपत्तियों का, सारे दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ता है। जो पुराने रिजर्व हैं, पुराने P&L हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। नया रेशो बनाना पड़ता है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करनी पड़ती है। तो ये सारे के सारे उसको करने पड़ेंगे। तो हमको वही सीखने हैं, जब नया साझेदार आएगा तो कौन कौन से प्रावधान हैं जो पुराने साझेदार पुरानी फर्म में करेंगे। इसकी हेडिंग बना सकते हैं, नए साझेदार के प्रवेश पर प्रावधान। प्रोविजन एट द टाइम ऑफ न्यू पार्टनर एडमिशन। पहला प्रावधान क्या है? संपत्ति एवं दायित्व का पुनर्मूल्यांकन। इसको लिख सकते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। बताऊंगा अभी कैसे इनका पुनर्मूल्यांकन होता है। दूसरा, नए लाभ हानि विभाजन का नए लाभ हानि विभाजन अनुपात का अनुपात का निर्धारण। न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशो सेटअप बोल सकते हैं इसको। इधर स्पेस छोड़ देता हूँ ताकि समझाने के काम आएगा। नंबर 3, ख्याति की गणना, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। नंबर 4, पूंजी का समायोजन।
एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। नंबर 5, संचय एवं लाभ हानि का बंटवारा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व। ये 5 वैल्यू हैं। जब भी कोई नया साझेदार आएगा तो उसके आने पे 5 कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब पहली बात करते हैं संपत्ति एवं दायित्व का पुनर्मूल्यांकन। इसमें बात समझनी, संपत्ति क्या है, दायित्व क्या है और पुनर्मूल्यांकन क्या है। संपत्ति आप समझते हैं जो बैलेंस शीट को असेट साइड दिखाई जाती हैं, जिनका बैलेंस डेबिट होता है। ऐसी कोई भी वैल्यू जिसको आप इन फ्यूचर मार्केट में बेच के पैसा प्राप्त कर सकते हो, वो सारी की सारी असेट्स होती हैं। या फिर जिनसे इन फ्यूचर पैसा मिलने वाला है, वो सारी की सारी असेट्स होती हैं। दायित्व क्या होते हैं, ऐसी कोई वैल्यू जिनका आप इन फ्यूचर पेमेंट देने वाले हैं, जिनके आपके ऊपर उधार है, तो उधारी का पैसा आप फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, तो वो सारा का सारा क्या होता है, दायित्व होता है। दोनों बात समझ गए। पुनर्मूल्यांकन का मतलब क्या है, रिवैल्यूएशन का मतलब है कि जब आपके पास पहले से कोई संपत्ति या पहले से कोई दायित्व 2-4 साल पहले का है, लेकिन करंट में आप उसकी वैल्यू दोबारा से निर्धारित करना चाहते हैं। मानो आपने कोई फर्नीचर खरीदा पहले 20,000 रुपये का, 2 साल उसको यूज़ किया, अब 2 साल यूज़ करने के बाद या तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी या उसकी वैल्यू घटेगी। 99% केसेस ये कि वैल्यू घटेगी ही, बढ़ेगी नहीं। तो जब भी आप पुरानी किसी वैल्यू से नई वैल्यू बनाएंगे तो उसको बोलेंगे क्या, रीवैल्यूएशन, पुनर्मूल्यांकन। पहले चीज़ 20,000 की थी, अभी वो 18,000 की होगी, तो पुनर्मूल्यांकन कितने पे हुआ, 18,000 पे। किसी भी पुरानी संपत्ति या पुरानी दायित्व का नया वैल्यू लगाना या नई कीमत लगाना पुनर्मूल्यांकन होता है। ये बात समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा। ये क्यों ज़रूरी है, वो इसीलिए ज़रूरी है कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो संपत्ति को लगाते हैं हाई लिमिट पे, हाई कॉस्ट पे, मान लो 1 लाख पे, 2 लाख पे। 10 साल हमने बिजनेस किया, अब संपत्ति का मूल्य घट जाएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, नई संपत्ति का मूल्य लगाना पड़ेगा, ताकि हमको पता रहे कि एक्चुअल में प्रेजेंट टाइम में जब नया साझेदार आ रहा है तो उस टाइम में टोटल संपत्ति का मूल्य कितना है। अगर हमने पुरानी वाली वैल्यूएशन कर ली तो या तो हमारी गुडविल की अमाउंट ज़्यादा आएगी निकल के, या हम उससे कैपिटल ज़्यादा मांगेंगे और वो उसके साथ में नाइंसाफ़ी हो जाएगी, है ना, जब हम वैल्यू गलत कैलकुलेट करेंगे। तो इसीलिए नए साझेदार के आने पे संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। बात समझ पा रहे हैं। दायित्व का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ता है। जब हमने फर्म स्टार्ट की थी तब हमने उधार ले रखा था 5 लाख रुपये का, लेकिन पिछले 2 साल में हमने क्या किया, 2 लाख रुपए भुगतान कर दिए। अभी उधार कितने का, 3 लाख का। और पुनर्मूल्यांकन नहीं किया तो बैलेंस शीट तो 5 लाख शो करेगी, 2 लाख रुपए ज़्यादा डेट शो होगा हम पे, है ना। तो हमको नए पार्टनर को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा या उससे ज़्यादा पैसा लेना पड़ेगा। इसीलिए दायित्व जितने के हैं करंट में वो दिखाने ही हमको पड़ेंगे। बात समझ पा रहे हैं आप। करंट वैल्यू को दिखाना ही क्या है, रिवैल्यूएशन होता है। चालू कीमत को दिखाना रिवैल्यूएशन है। क्लियर है तक बात है, ठीक है। रिवैल्यूएशन में होता है क्या, या तो तुमको प्रॉफिट होता है या तुमको लॉस होता है। किसी संपत्ति का मूल्य यदि बढ़ गया है तो प्रॉफिट है, किसी संपत्ति का मूल्य घट गया है तो लॉस है। जितना भी लॉस प्रॉफिट है वो आपस में पुराने साझेदार पुराने रेशो में चीज़ों को बांट लेते हैं। ये हम न्यूमेरिकल पोर्शन में पढ़े हुए हैं। बात आ रही है तक समझ में, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, नए लाभ हानि विभाजन अनुपात का निर्धारण। नया लाभ हानि विभाजन हमको बनाना पड़ता है। एग्जाम्पल से समझो, कोई 2 पार्टनर है, पहले ए और बी, और उन्होंने कहा कि भाई मैं भी 1 और 1 के अनुपात में हम दोनों बांटेंगे पैसे को। मानो कोई भी फर्म है उनकी वो 100 रुपये कमाती है, तो इसका मतलब क्या है कि 50 रुपये इसको मिलेंगे, 50 रुपये इसको मिलेंगे। ये मतलब है 1 का। अब एक नया पार्टनर आ रहा है सी, वो आएगा फर्म में, तो फर्म तो फिर भी 100 ही रुपये कमाएगी। लेकिन अगर ये दोनों 50-50 ले रहा है और इसके आने के बाद में 50-50 नहीं ले पाएंगे, कुछ घट जाएगा। हो सकता है कि बी पार्टनर मना कर दे। एक 4th कंडीशन हमने पढ़ी थी, किसी एक साझेदार से बी मना कर दे, मैं कोई पैसा नहीं दूंगा, तो अब बी के यहाँ से कटेगा नहीं पैसा, लेकिन ए के यहाँ से तो कटेगा पैसा। जब मानो कि ये आया 20 रुपये के लिए, और एग्जाम्पल में हमने मान लिया कि 15 रुपये तो इससे ले लेगा और 5 रुपये इससे, तो इसका कितना बचेगा, 35, इसका कितना बचेगा, 45, और इसका कितना हो जाएगा, 20। तब मिला के ये रेशो बनेगा। तो जब भी कोई नया साझेदार आता है तो हमको P&L रेशो नया बनाना पड़ता है हमेशा, कि होने वाले प्रॉफिट को हम किस रेशो में बांटेंगे। पुराना तो ठीक है 1-1 बांट रहे थे, लेकिन नए आने के बाद कितना कितना बांटेंगे। इसीलिए नए P&L रेशो का विभाजन
करना पड़ेगा। बात आ रही समझ में? ये हमने सीखे थे 4 तरीके से, एक लाभहानि विभाजन अनुपात में, एक बराबर बराबर, एक असमान अनुपात में, और संपूर्ण पाठ किसी एक से। समझ पा रहे हैं? ये न्यूमेरिकल में हमने सीखा था कैलकुलेशन। क्लियर है तक बात? ठीक है। अगला समझो ख्याति की गणना। अब बात आती है ख्याति क्या चीज़ है। जब भी कोई बिजनेस एक लंबे समय तक व्यापार रहता है ना उसका मार्केट में, तो उसकी एक प्रसिद्धि बन जाती है, लोग उसको जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं ना, और कस्टमर जो उस पर भरोसा करने लगते हैं। तो उस भरोसे की वजह से वो बिजनेस जो है अदर बिजनेस से ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है ना। फॉर एग्जांपल समझो 2 मिठाई की शॉप है, ऐसे मैंने 2 एग्जांपल लिए। इधर 2 मिठाई की शॉप है ए और बी, और ये जो है वो 10 साल से काम कर रहा है और ये जो है वो 2 साल से काम कर रहा है। ठीक है। अब होता क्या है कि इसने जो मिठाई बनाई वो 100 रुपये लीटर का इसका कॉस्ट आ रहा है मिल्क का। जितना मिल्क किसको मिल रहा है उतने रुपए लीटर मिल्क किसको मिलेगा? जो मिल्क मैन है वो ये तो कहेगा नहीं भाई तुम 10 साल से काम कर रहे हो तुमको 90 रुपये लीटर दूंगा, तुम 2 साल से काम करो तुमको 100 रुपये लीटर दूंगा। मिल्क मैन का रूल है कि 100 रुपये लीटर अगर मार्केट में सेल हो रहा है तो चाहे कोई पुराना ग्राहक है चाहे कोई नया ग्राहक है, उसको 100 रुपये लीटर ही वो देने वाला है। तो कॉस्ट कितना आ रहा है? 100 रुपये लीटर। इन्होंने कोई मिठाई बनाई तो ये तो बेच रहा है उसको 200 रुपये पर केजी के हिसाब से, ये बेच रहा है उसको 180 रुपये पर केजी के हिसाब से। रेट में डिफरेंस है, लेकिन फिर भी लोग 10 साल से जो काम कर रहा है ना उसी के पास जाएंगे। क्यों? एक तो उस पर भरोसा है, बहुत लंबे समय से काम कर रहा है, पुराने ग्राहक हैं उसके पास। दूसरी बात ये भी है कि लोग इसलिए भरोसा करते हैं कि भाई ये बहुत समय से काम करेगा, इसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी होगी। नए वाले पे कोई जल्दी भरोसा नहीं करेगा, नए वाले पे जल्दी भरोसा नहीं कर रहा है, इसलिए ग्राहक बनाने के लिए वो 180 रुपये किलो बेच रहा है। इसके पास पहले से ग्राहक हैं, ग्राहकों की लाइन लगी इसीलिए 200 रुपये किलो बेच रहा है। तो एक ही किलो में कितने रुपए बचा रहा है ये वाला? ये प्लस 20 रुपये चल रहा है एक किलो में। अगर 100 किलो बिकेगा तो 2000 रुपये प्लस में, और ज़्यादा बिकेगा तो और ज़्यादा प्लस में। तो ये जितना ज़्यादा प्लस में चल रहा है वही क्या है? इसकी गुडविल है। बात समझ पा रहे हैं? और गुडविल किसकी वजह से? क्योंकि वो 10 साल से काम कर रहा है, एक लंबा समय उसको हो गया मार्केट में काम करते करते, उसकी प्रसिद्धि है, उसकी पहचान है, लोग उस पर भरोसा करते हैं, बहुत सारे उसके पुराने ग्राहक हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये गुडविल होती हैं सारी चीज़ें। यहाँ तक बात क्लियर है एकदम? अब ख्याति की गणना क्यों करनी पड़ती है हमको नए साझेदार के आने पर? कोई बिजनेस है, मानो ए और बी ने बिजनेस, ये ए और बी समझ लो, इसने 1 लाख रुपए लगाया, इसने 2 लाख रुपए लगाया, टोटल मिला के 3 लाख का बिजनेस स्टार्ट किया इन्होंने। और ये स्टार्ट किया मानो 1 अप्रैल 2010 में। अभी जो डेट है मान लो 1 अप्रैल 2024 है फॉर एग्जाम्पल। तो इनको 14 साल हो गए बिजनेस चलाते चलाते। क्या इन्होंने जो कैपिटल लगाई थी इतनी ही कैपिटल आज होगी क्या? नहीं, बिजनेस हमेशा बढ़ता है या घटता है। घटेगा तो हो सकता है 2 लाख रह गई हो, और बढ़ रहा होगा तो हो सकता है 6 लाख हो गई हो। बड़ा होगा ना बिजनेस। जब भी पार्टनर्स को प्रॉफिट होता है तो कैपिटल बढ़ती है ना, कैपिटल बढ़ेगी तो बिजनेस भी बढ़ेगा। अब ये बिजनेस 3 लाख की जगह कितने का हो गया? 6 लाख का हो गया। लेकिन कैपिटल कितनी है आज भी शो कर रही है? 1 लाख और 2 लाख। अब नया पार्टनर आया और नया पार्टनर आने के बाद कहने लगा भाई मेरे से भी 2 लाख रुपए ले लो, लेकिन मेरे को इसके बराबर प्रॉफिट दे दो, बी के बराबर। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बी ने तो 10 साल मेहनत की है तब जाके उसको इतना प्रॉफिट मिल रहा है, और तुम आज ही आ रहे हो और आज ही उसके बराबर प्रॉफिट मांग रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। बेशक तुम कैपिटल इसके बराबर दे रहे हो वो एक अलग बात है, लेकिन इसने जो 10 साल मेहनत की है या 14 साल मेहनत जो की है, वो मेहनत का पैसा क्या है? वो गुडविल है। उसने गुडविल बनाई है, पहचान बनाई है, उसके लिए अलग से पेमेंट देना पड़ेगा तुमको। तो तब हम करते हैं ख्याति की गणना। नया साझेदार कैपिटल भी लेके आएगा और साथ में गुडविल भी लेके आएगा, तभी उसको प्रॉफिट मिलेगा, अन्यथा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। कंडीशन ये भी हो सकती है अगर ख्याति ना लाए तो, ख्याति नहीं लाएगा तो उसके खाते से पैसे काटे जाएंगे। ये हमने न्यूमेरिकल में पढ़ा था। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगला क्या है? पूंजी का समायोजन। अब पूंजी का समायोजन 1-2 क्वेश्चन आए थे तुम्हारे पास न्यूमेरिकल में, जब 4th या 5th पॉइंट लिखा होता है नए साझेदार की पूंजी के अनुपात में पुरानी पूंजी को समायोजित किया जाए, ऐसे न्यूमेरिकल में लिखा होता है। लास्ट लाइन में कोई वैल्यू नहीं होती, सिर्फ एक लाइन लिखी होती है ना, पुराने साझेदारों की पूंजी को नए साझेदार की पूंजी के अनुपात में समायोजित किया जाए, तो वो होता है पूंजी का समायोजन। मेन बात ये है कि पुराने साझेदारों ने कुछ पूंजी लगाई, बिजनेस चलाया, प्रॉफिट कमाया, बिजनेस को आगे बढ़ाया। अब एक नया साझेदार आया और वो आया 1/4 के लिए, 1/5 के लिए, 1/2 के लिए, और कुछ पैसा लेके आया, तो उसकी कैपिटल निर्धारित है पहले से। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझ सकते हैं, कोई पार्टनर जो है वो 1/2 के लिए अगर 50,000 रुपये लेके आ रहा है, ठीक है, तो अगर ये पूरे पार्ट के लिए आता तो कितने रुपए लेके आता है? इसका इन्वर्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमको, है ना। तो कितना कर लेके आएगा वो? 1 लाख रुपए।
कहने का मतलब अगर पूरे फर्म का पूरा प्रॉफिट उसको चाहिए तो उसको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि पूरे फर्म की कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपए है। जब भी नए साझेदार की कैपिटल को पूरी कैपिटल बना के और पुराने साझेदारों में बांट दिया जाता है तो उसी को बोलते हैं पूंजी का समायोजन। करना क्यों होता है हमको ये इसीलिए करना होता है कि भाई नया साझेदार आ रहा है और 1 लाख रुपए उसकी टोटल कैपिटल बताई गई है, लेकिन हमने तो ज़्यादा कैपिटल लगा के रखी है या कम कैपिटल लगा के रखी है। अगर कम लगा के रखी है तो और कैपिटल लगानी पड़ेगी, ज़्यादा कैपिटल लगा रखी है तो कैपिटल निकालनी पड़ेगी। पुराना साझेदार सोच सकता है ना इस बात को। मानो कोई नया साझेदार आया, उसको तुमने कैपिटल कितनी बता दी कि भाई हमारी पूरी कैपिटल 1 लाख है, लेकिन पुराने साझेदार ने लगा के कितनी रखी है, 2 लाख रुपए लगा के रखी है। तो वो ये कहेंगे भाई उसको 1 लाख क्यों बताइए, हमने तो 2 लाख लगा के रखी है, तो हमारे 1 लाख रुपए वापस दो। अगर उसको 1 लाख के अकॉर्डिंग तुम पार्टनरशिप में एडमिट कर रहे हो तो हमारे 1 लाख रुपए वापस दे दो। अगर नए वाले को 3 लाख रुपए बता दिए और उनके पास 2 लाख लगा के रखी है तो फिर ये सोचेंगे वो कि भाई बताई गई है 3 लाख, लेकिन हमने तो 2 लाख लगा के रखी है, इसका मतलब हमको 1 लाख और लगाने पड़ेंगे। समझ पा रहे हैं वाली बात को। तो जब भी पैसे को निकाला जाए या लगाया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, पूंजी का समायोजन। क्लियर बात एकदम। ये अगला क्या है, संचय एवं लाभहानि का बंटवारा। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, पुराने साझेदार पुराने लाभहानि को या पुराने संचय को पुराने रेशो में आपस में बांट लेते हैं। बांटने का तरीका क्या था, अगर लाइबिलिटीज में कोई वैल्यू दी है तो वो पार्टनर्स कैपिटल के बाई साइड बटेगी, अगर असेट्स में कोई वैल्यू दी है तो पार्टनर्स कैपिटल के टू साइड में डिस्ट्रीब्यूट होगी। पुराने साझेदार पुराने रेशो में। बांटते क्यों है, रिजर्व होता है P&L से बनाया जाता है, P&L अपने आप में P&L होता है और ये पिछले साल के लाभ हैं। नया साझेदार अभी आ रहा है तो पिछले साल के लाभ को नए साझेदार को क्यों दिया जाए, तो पुराने जितने भी प्रॉफिट हैं वो पुराने साझेदार पहले ही बांट लेते हैं ताकि नए साझेदार के आने पर कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। नया साझेदार बाद में बोल सकता है ना कि मेरे आने के बाद भी रखे थे या तो यहाँ पे इसमें से मेरे को भी हिस्सा दे दो, तो उसके आने से पहले ही बांट लेते हैं ताकि विवाद की स्थिति ना हो। बात समझ पा रहे हैं, 5 पॉइंट समझ में आ गए। ठीक है, करो नोट डाउन और लिखो इनके बारे में अब।